हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चे, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है फ्री रेडिकल मुक्त मूलक अभिकर्मक किस प्रकार से बनता है। तो दो कंडीशन थी अपने पास, एक तो आबंध से जुड़े दोनों समूह जो हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान हो और बंध को तोड़ने के लिए विद्युत ऊष्मा या प्रकाश का प्रयोग किया जाए। उस कंडीशन में फ्री रेडिकल अपने पास आ जाएगा, मुक्त मूलक अभिकर्मक का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कि ये मुक्त मूलक अभिकर्मक का स्थायित्व। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मुक्त मूलक अभिकर्मक का स्थायित्व दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो अतिसंयुग्मन प्रभाव और एक अनुनाद प्रभाव। दोनों की अगर मैं पावर की बात करूं तो दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा? अनुनाद प्रभाव होगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगा। तो स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो देखिए बच्चों, नॉर्मली नीट वगैरह है या नीट है, आईआईटी जैसे एग्जामों के अंदर इसके स्टेबिलिटी को लेकर या इसके स्थायित्व को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने को क्या देखना है कि ये इफेक्ट देखने हैं। पहले अपन देखेंगे कि दोनों इफेक्ट किसमें है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर एक कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट है और एक में हाइपर कंजर्वेशन है तो उस कंडीशन में रेजोनेंस इफेक्ट जिसमें होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर दोनों ही कंपाउंड के अंदर, दोनों ही मुक्त मूलक अभिकर्मकों के अंदर हाइपर कंजर्वेशन है, अतिसंयुग्मन प्रभाव है, तो उस कंडीशन में अतिसंयुग्मन प्रभाव जो वो डिपेंड करता है, जैसे अल्फा हाइड्रोजन अपन काउंट कर लेते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे अतिसंयुग्मन संरचनाएं उतनी ही ज्यादा पॉसिबल होंगी। वैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट में अपन देखेंगे कि दोनों के अंदर ही अगर रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है तो अपन देखेंगे कि ज्यादा संरचनाएं किस में बनती हैं, तो जिसमें ज्यादा संरचनाएं बनेंगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो अपन जैसे कुछ एक छोटा सा अपन एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बेस पर अपन इस चीज को थोड़ा समझ जाएंगे। जैसे मैंने यहां डाल दिया फ्री रेडिकल ले लिया, इसको मैंने जैसे ए रख दिया, बी पर मैं ले लेता हूं CH3, सी पर जैसे मैं ले लेता हूं CH3, और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां डी पे CH2 डबल बॉन्ड CH कोई एलिलिक कंपाउंड ले लेता हूं, ठीक है। अब आपसे यहां पूछा जाता है कि इन यौगिकों में मुक्त मूलकों का जो स्थायित्व क्रम है वो लिखिए। एक तो ये पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्थायी मुक्त मूलक कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए अपन करेंगे क्या, यहां अपन देखेंगे, यहां अपने पास कार्बन, यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा प्रभाव देगा? रेजोनेंस इफेक्ट देगा, अनुनाद चलेगा इसके अंदर। अनुनाद कैसे होता है? अतिसंयुग्मन प्रभाव आप देख चुके हो पिछली क्लास में। अनुनाद के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक बार यहां पहले बता देता हूं, फिर अपन इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो देखिए बच्चों, यहां अगर मैं अनुनाद की बात करूं तो क्या होता है, sp2 कार्बन है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा।
एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, एक इस बॉन्ड से चला जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाएगा। अगर मैं इसको विस्तार से बताऊं तो काफी ज्यादा समय जाएगा, इसलिए आप इसे नॉर्मली ऐसे समझ लो। फिर अगर कोई समस्या रहती है तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं इसको पूरा विस्तार से बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो अपने पास आने वाली है वो कौन सी आ जाएगी, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 और यहां मुक्त मूलक बन जाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड अपन तोड़ चुके हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां लेके आ गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां लेके आ गए। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर होगा पूरा का पूरा, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा। बाहर से भी दिखा सकते हो आप, बाहर से दिखाएं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट संरचना अपने पास आती है, शायद आप समझ गए होंगे, ऐसा एक सर्किल कंप्लीट होने वाला है। तो इस प्रकार से ये अनुनाद प्रभाव चलता लगता है। तो यहां कौन सा इफेक्ट लगा, अनुनाद प्रभाव। यहां अनुनाद तो होगा नहीं, यहां कौन सा लगेगा, हाइपर कंजुगेशन अतिसंयुग्मन प्रभाव लगेगा। अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 3 3 6 और 3 9। यहां अगर अपन बात करें, इस साइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन पाई बॉन्ड है, तो कौन सा इफेक्ट आएगा, अनुनाद प्रभाव आएगा, रेजोनेंस इफेक्ट। यहां अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन भी आएगा। तो इस वजह से यहां अपन देख सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी लग रहा है। यहां देखिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन है, अतिसंयुग्मन प्रभाव भी आएगा, पाई बॉन्ड की वजह से थोड़ा इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी आएगा। तो अब अपन बात करें कि यहां हाइपर कंजुगेशन इसमें अकेले में सिंगल प्रभाव है, ठीक है। तो इसका स्थायित्व जो है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि जब दोनों इफेक्ट प्रेजेंट होते हैं तो ज्यादा पावरफुल अपन किसको मानेंगे, अनुनाद प्रभाव को मानेंगे। तो इस हिसाब से सबसे पावरफुल या सबसे ज्यादा स्टेबल जो कंपाउंड अपने पास हुआ वो कौन हुआ, ये वाला, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी आया और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी आया है, दोनों प्रेजेंट है। सबसे कमजोर कौन सा पड़ेगा, ये पड़ेगा, क्योंकि इसमें केवल हाइपर कंजुगेशन है। यहां अगर अपन बात करें तो रेजोनेंस इफेक्ट लगा है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है, तो इसके स्थायित्व ज्यादा है। तो अपना जो क्रम बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, सी। अगर ये पूछा कि सबसे ज्यादा स्थायी मुक्त मूलक कौन सा है तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर सीरीज पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है, तो इससे कम किसका आ जाएगा, ए। फिर एलिलिक वाला कंपाउंड डी, सबसे कम आ जाएगा बी। तो कुल मिलाकर यहां अपन एक नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जो मुक्त मूलक अभिकर्मक हैं उनका जो स्थायित्व क्रम है वो किस रेंज में होता है, किस तरीके से होता है। तो वो सबसे ज्यादा बेंजिल मुक्त मूलक, अगर इसके ऊपर और कंपाउंड बढ़ते हैं तो उनका होगा, ठीक है ना। इससे कम अपन ले सकते हैं एलिलिक वाले का मुक्त मूलक, और इससे कम ले सकते हैं अपन कार्बन मुक्त मूलक का। कार्बन मुक्त मूलक में 3 डिग्री, इससे कम हो जाएगा 2 डिग्री और सबसे कम हो जाएगा 1 डिग्री का, और इससे भी कम अपन ले तो मैथिल मुक्त मूलक। तो ये चीजें, ये क्वेश्चन आपसे थोड़े से हाई लेवल कंपटीशन एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। अपने यहां जो स्टेबिलिटी पूछेगा वो सिर्फ कार्बन मुक्त मूलक में पूछ सकता है, या ज्यादा से ज्यादा अपन बात करें तो ये सीरीज अपने काम आ सकती है।
बेंजील मुक्त मूलक, उससे कम एलिलिक मुक्त मूलक और सबसे कम कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व है। क्लियर? तो आप इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लेना। और इसके स्टेबिलिटी को लेकर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछना। और कैसे बनता है वो दोनों कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इनको यहां से हटा देता हूं। और साथ में ये भी अनुनाद प्रभाव और अतिशय युग्मन प्रभाव, दोनों प्रभाव आप अच्छे से पढ़ेंगे 11th बुक से। अगर आपके किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा सा फास्टली बताया है और उसका रीजन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें, क्योंकि ये क्लास में आपको 11th में अच्छे से करवाई गई है तो आपको शायद ये आती हैं, इस कारण मैं इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा था। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर पूछिए, मैं इसका आपको वापस जवाब दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं बात। देखिए, मुक्त मूलक अभिकर्मक किन परिस्थितियों में बनेगा वो अपन जान चुके हैं, उसका स्थायित्व क्या है वो अपन समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करें उसकी क्रियाशीलता। मुक्त मूलक की क्रियाशीलता जो है उसके लिए देखिए अपन कुछ नियम यहां बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि मुक्त मूलक अभिकर्मक कहां क्रिया करेगा। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि पाई बंध वाला कार्बन, जहां पाई बॉन्ड वाला कार्बन होगा मुक्त मूलक की क्रिया अपने को वहां करवानी है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये पाई बॉन्ड वाला कार्बन जो ये किसी रिंग के अंदर नहीं हो, किसी वलय में नहीं हो। क्यों? क्योंकि रिंग में अगर होगा तो ये लगातार क्या होगा, विस्थानीकृत होगा, लगातार चक्कर लगाएगा। उसकी वजह से क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्थायित्व बढ़ता है, क्रियाशीलता कम हो जाती है, वहां क्रिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अपने को देखना है पाई बॉन्ड वाला कार्बन जहां इसकी क्रिया करवानी है, लेकिन वो पाई बॉन्ड वाला कार्बन किसी रिंग में नहीं हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद अपन क्रिया करवाएंगे कार्बन पर जुड़ी या उस यौगिक में उपस्थित मेटल पर, धातु पर, वहां इसकी क्रिया होने के चांसेस होंगे। अगर मेटल भी नहीं है उस कंडीशन में अपन क्रिया यहां करवाएंगे कार्बन पर जुड़ी हाइड्रोजन पर। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, इस क्रम के अकॉर्डिंग अपन यहां इसकी क्रिया करवा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ये क्रिया जब अपने को ये पता चल जाएगा कि इसकी क्रिया यहां होनी है, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि वहां जाने के बाद होगा क्या, क्या होना है वहां। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहां मुक्त मूलक अभिकर्मक के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है। तो ये अभिकर्मक जो है ये बंध के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जहां ये क्रिया करेगा उस सामने वाले तत्व या इस यौगिक को एक इलेक्ट्रॉन देना होगा। क्लियर? एक बात और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा जो अपने इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के अंदर अपने यूज होने वाली है, कि दो इलेक्ट्रॉन अगर चलते हैं तो उसे मुड़े हुए तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये काफी जरूरी चीज है, याद रखना इसको। तो दो इलेक्ट्रॉन अगर चलेंगे तो उसे आप किससे दिखाओगे, मुड़े हुए तीर के निशान से। और एक बात और कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचते हैं वहां कौन सा चार्ज बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है, और जहां से जाते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज बनता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसे अपन मुड़े हुए आधे तीर के निशान से दिखाते हैं, और यहां कोई कंप्लीट चार्ज नहीं बनता, आंशिक चार्ज बनते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखिए समझ चुके हैं कि मुक्त मूलक अभिकर्मक क्रिया कहां करेगा, क्रिया में ये क्या करेगा, वो चीज भी अपन जान चुके हैं। अब अपन इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के बेस से समझ सकते हैं। जैसे मैं यहां एग्जाम्पल डाल देता हूं।
CH3 CH3 Cl2 प्रकाश। क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभिकर्मक कौन सा बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा, नाभिक स्नेही बनेगा या इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा। तो अपन उस कंडीशन पे जाएंगे कि समास विदलन के लिए कौन सी कंडीशन है, आपको सेम विद्युत ऋणता वाले बॉन्ड को देखना है। तो क्लोरीन है तो है यहां, सिंपल सी बात है। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी अपने पास कि बंध को तोड़ने के लिए प्रकाश, विद्युत या ऊष्मा, तो यहां प्रकाश रखा हुआ है तो सिंपल है कि समास विदलन होगा। और समास विदलन अगर होगा तो कौन सा अभिकर्मक बन जाएगा अपने पास, क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपन को पता चल गया अभी क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा। जब क्लोरीन मुक्त मूलक का पता चल चुका है तो अब अपन क्या करेंगे, सिंपली इसकी क्रिया देखेंगे कहां पर होनी है। तो अपन तलाश करेंगे कि इसकी क्रिया कहां पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी कैसे देखेंगे, पाई बॉन्ड ढूंढे, है क्या पाई बॉन्ड, यहां नहीं है, छोड़ दो, आगे चलो। क्या देखोगे, मेटल, कार्बन पे मेटल अटैच है, नहीं है, छोड़ दो। कार्बन पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पर क्रिया करवा देंगे, पता चल गया अपने को भाई हाइड्रोजन पर क्रिया होनी है। अब बात यह आती है कि क्रिया में होना क्या है। तो होना क्या है, उस समय एक इलेक्ट्रॉन, एक ही देगा ना, ये मुक्त मूलक है तो एक इलेक्ट्रॉन किसको देना, जहां इसकी क्रिया होनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इस बॉन्ड से निकलेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। क्या बना अपने पास, CH3 CH2 प्लस HCl। अब इसके साथ जो दूसरा क्लोरीन मुक्त मूलक बचा हुआ उसको अटैच कर देंगे, CH2 CH3 CH2 Cl बन जाएगा, क्लोरोएथेन। इसके अलावा और भी कंपाउंड बनते हैं, किन किन परिस्थितियों में बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो अपन बाद में इनकी बातें करेंगे। अभी फिलहाल अपन ये चीज समझ चुके हैं कि मुक्त मूलक अभिकर्मक बनेगा कब और क्रिया कहां करेगा। क्लियर? तो यहां अपने पास कंपाउंड आ जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस HCl, यह कंपाउंड बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो मेजर प्रोडक्ट वगैरह की बातें हैं वो इसी रिएक्शन को अपने विरसन के अंदर आएगी, तो अपन वहां इसकी बात करेंगे कि कैसे मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, किन परिस्थितियों में बनते हैं, वो सब चीजें अपन वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको इसके यहीं पे इसे खत्म करता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से आप क्लियर हो चुका आपका कि मुक्त मूलक रिएजेंट किन परिस्थितियों में बनेगा, कैसे काम करेगा। ये ठीक बच्चों वैसी ही बात है जो मैथमेटिक्स में अगर आपको जोड़ करना आता है तो भले ही संख्याएं मैं कितनी भी दो, 5 अंकों की संख्या का जोड़ करवाऊं या 2 अंकों की संख्या का जोड़ करवाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेथड जानते हो जोड़ने का तो आप इजीली कर लोगे। उसी प्रकार मुक्त मूलक अभिकर्मक की क्रिया करने का मेथड अगर अपने को पता है तो भले ही मैं यहां एथेन रखूं, मेथेन रखूं या कोई अन्य कंपाउंड रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अपन एक मुक्त मूलक रिएक्शन की और बात कर लेते हैं जो अपने सिलेबस में आने वाली है। जैसे यहां मैं बात कर लूं CH3 C डबल बॉन्ड O सिल्वर प्लस Br2 CCl4 हुन्स-डी का रिएक्शन है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अब आप मेरे को बता सकते हैं अभिकर्मक कौन सा बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा। देखिए बच्चों Br2 है
समास विदलन पॉसिबल है, लेकिन दूसरी कंडीशन यहां रखी भी नहीं है, तो इसका मतलब इन परिस्थितियों में मुक्त मूलक अभिकर्मक नहीं बनेगा। तो ये रिएक्शन दोनों तरीके से होती है। अब मुक्त मूलक बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, इसे हीट करना है, गर्म करना है, अब मुक्त मूलक बन जाएगा। तो जैसे मैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में सिल्वर के कार्बोक्सिलिक अम्ल और ब्रोमीन को हीट करता हूं, गर्म करता हूं, उस कंडीशन में यहां मुक्त मूलक अभिकर्मक बन जाता है। क्लियर? दोनों कंडीशन हो गई अपने पास, तो मुक्त मूलक अभिकर्मक बन जाएगा। अब बच्चों ये मुक्त मूलक अभिकर्मक क्रिया कहां करवाएं? कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है? नहीं, ये पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है। ठीक है, तो दूसरी चीज देखेंगे, मेटल, यौगिक में है मेटल सिल्वर, तो करवा दो क्रिया सिल्वर पर। एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, क्या बन गया? सिल्वर ब्रोमाइड, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस AgBr, sp2 कार्बन, दो साइड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता काफी ज्यादा है, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और यहां से बच्चों CO2 फ्री हो जाएगी और अपने पास बनेगा मैथिल मुक्त मूलक, जो शेष बचे ब्रोमीन मुक्त मूलक से अटैच हो जाएगा, सॉरी। तो यहां अपने पास बना CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2। अब देखिए बच्चों, अगर अपन इसे यों का यूं रटने का प्रयास करेंगे, आज रटेंगे, कल भूल जाएंगे, परसों भूल जाएंगे, लेकिन अगर अपन को यह पता है कि यह परिस्थिति लगी, मुक्त मूलक बनेगा तो बनेगा, बना दो। दूसरी कंडीशन इसकी क्रिया कहां होनी चाहिए, अपने को यह नहीं देखना बुक के अंदर अपने को जैसे ये लिखा हुआ मिल रहा है तो अपन ऐसे ऐसे निकाल दें, नहीं, रूल के अकॉर्डिंग चलिए। आप मुक्त मूलक बना है, क्रिया कहां होनी चाहिए वहां करवाइए, जो बनता बनाते जाइए, लास्ट प्रोडक्ट अपने पास आ जाएगा अपने आप। यहां आपको ये मैंने जैसे मुक्त मूलक बना उस समय बताया था बेंजोइल पेरोक्साइड के अकॉर्डिंग, बेंजोइल पेरोक्साइड के अनुसार यहां अपन ने देखा था कि ये ज्यादा स्टेबल होने के लिए यहां से CO2 के रूप में मुक्त बाहर निकल जाता है, और अपने पास वहां फेनिल मुक्त मूलक बना था, यहां मैथिल मुक्त मूलक बन जाएगा, ये फिर वहां रिएक्शन कर लेगा। तो आपको इन चीजों को अच्छे से क्लियर करना है, समझना है। तो ये देखिए बच्चों, मुक्त मूलक अभिकर्मक कैसे काम करता है, किस परिस्थिति या किस प्रकार से इसकी क्रियाएं होती हैं, वो चीजें अपने पास अपन समझ चुके हैं। अब मुक्त मूलक अभिकर्मक अगर नहीं बनता है, नहीं बनता मतलब ये दोनों कंडीशन अगर नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है, तो मुक्त मूलक बनेगा नहीं। और जब मुक्त मूलक अभिकर्मक नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? विषम अपघटन होगा, और विषम अपघटन में अपन जानते हैं क्या होता है, बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म बंध से जुड़े ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों पर चला जाता है, और यहां अपने पास एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बनता है और दूसरा नाभिक स्नेही अभिकर्मक बनता है। यहां मैं शॉर्टली बताना चाहूंगा इनको, बाद में जब इनकी जरूरत पड़ेगी मैं इनको विस्तार से पढ़ाऊंगा। ये कहां क्रिया करेगा? माइनस नेगेटिव चार्ज पर। बंध में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बंध के दो इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? ग्रहण करता है। याद रखना इस बात को, बहुत जरूरी चीजें हैं। ये कहां क्रिया करेगा? माइनस पर। और क्रिया में क्या करेगा? बंध के दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये कहां क्रिया करेगा? प्लस पर, मतलब उस कार्बन पर जिस पर वो 6 तत्व लगे हुए हैं। पता ना कौन से 6 तत्व? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 4 हैलोजन। उस कार्बन पर ये रिएक्शन करेगा।
बंद के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, सामने वाले को कुछ नहीं देना, दोनों ये दे देगा, बंद बना देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंद बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज को अच्छे से नोट करना, अच्छे से समझना इनको। जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको और बताऊंगा आगे। और आपके अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछिए जरूर। ठीक है बच्चों, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, तैयार कीजिए। मुक्त मूलक के बारे में आपको अच्छे से पता चल चुका है, फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछिए। जैसे अपन रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उस समय इनका जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं आपको इनके बारे में बताता जाऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।